हेलो एवरीवन, डिस्कस किया हमने सीए इंस्टीट्यूट ने किस तरह से एफआर के पेपर में नवंबर 23 में ब्लंडर्स किया। अगले वीडियो में हमने बोला भाई इंस्टीट्यूट जब उसका सुधार करेगा वी आर परस्यूइंग दैट, बट इस दौरान क्यों ना हम हमारी कॉपीज को रिव्यू करके उसमें अगर कहीं इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो इम्प्रूवमेंट करें। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कॉपी शेयर करने के लिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने शेयर की। पहले ही दिन में मेरे पास 229 कॉपीज़ आ गई। ये 229 कॉपीज़ का मैंने कुछ इस तरह का 10,000 पेजेस के प्रिंट आउट निकाले, सारे तो नहीं है ये 10,000 जितने उठा पा रहा हूँ मैं, और इन्हें मैंने इंडिविजुअली एक एक कॉपी को रिव्यू किया। इन सब के ऊपर इंडिविजुअल फीडबैक मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। उस इंडिविजुअल फीडबैक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। इन सारी कॉपीज़ को एनालाइज करके आई हैव ट्राइड टू डीकोड द मार्किंग स्कीम। मोर इम्पॉर्टेंटली इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में कैसे टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे मार्क्स अलोकेट करता है। बेस लिया एफआर नवंबर 23 के पेपर को, पर जो इससे लर्निंग्स हमको वीडियो में मिलेगी वो हर स्टूडेंट जो मे चॉइस में एग्जाम दे रहा है वो सबके काम आएगी। एनी सीए फाइनल स्टूडेंट, टू सम एक्सटेंट इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऑल्सो, you can see that you have the benefit of getting the learnings of what 229 plus students have written. मैंने इसके अलावा कुछ रैंकर्स की भी कॉपीज जो मेरे पास थी या मैंने उनसे कॉल करके मंगवाई, उसे एनालाइज किया और उसके बेसिस पे मैंने एक आइडियल आंसर शीट भी बना दिया आपके लिए। तो जितने भी मुझे एज सच बेस्ट आंसर्स मिले इन कॉपीज में, उन सबको कट कर करके एक पीडीएफ बना दी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस में जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट के आए थे वो यहाँ पे डाल दिया। ये तो ठीक है, मोर देन दैट ये कुछ कंक्लूजन्स निकल गया। आपके मन में बहुत सारे डाउट आते हैं, जर्नल एंट्री में नरेशन लिख रहे हैं, राउंडिंग ऑफ के मार्क्स कैसे कटते हैं, कभी नहीं किया तो क्या होएगा, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से लेके सर क्वेश्चन में कभी ऑल्टरनेटिव आंसर्स देंगे तो क्या होगा, दे सकते हैं या नहीं, नोट लगाना इंपॉर्टेंट है या नहीं, अजम्पशंस डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, और ऐसी इंसाइटफुल चीज़ आई है दोस्तों। आई हैव सीन सर्टन केसेस में आपके साथ एक्सट्रैक्ट इंडिविजुअल शेयर करूंगा कॉपीज़ के, वह वी हैव फाउंड कि स्टूडेंट ने 2 आंसर लिखे कि ये मेरे हिसाब से, और एक ऑल्टरनेट आंसर भी लिख दिया कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, और जो सही था उस पर टिक लग गया, जो गलत है उसका कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ? वेर एम आई एम कन्फ्यूज, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट। इसलिए आप इसमें कोई भी कंक्लूजन निकालो तो एक बार पूरा वीडियो अच्छे से सुन के समझना, उसके बेसिस पे देखना। बट टू अ लार्ज एक्सटेंट आई हैव अंडरस्टूड कि सीए इंस्टीट्यूट के कॉपी चेकर्स प्योर रोबोट है और उनको इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए जाते हैं कि ऐसे चेक करना है, और वो बस उस चीज़ के आपको मार्क्स देंगे, बाकी किसी चीज़ के ना मार्क्स देंगे ना काटेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट अपन इसको डिसाइफर कर लेंगे, ताकि अब आप अगली बार जब एग्जाम देने जाओगे तो आप पेपर पढ़ के वहाँ फोकस करना जिसके मार्क्स होते हैं, और इस चीज़ को कभी भी गलती से छोड़ना मत। मुझे उम्मीद है आप वीडियो देखने के बाद मुझे चैट में बताना कि ये वीडियो मात्र देख के आप हर पेपर में सिर्फ एफआर ही नहीं ना, आपका स्कोर आसानी से विद योर एग्जिस्टिंग एफर्ट 4-5 मार्क इंप्रूव कर सकते हो। लगेगा आपको अगर ऐसा वीडियो देखने के बाद तो बताना, अपन ऑडिट के लिए भी कुछ ऐसी मेहनत करेंगे। ये सब समझने के लिए दोस्तों यू विल हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गिव मी सम टाइम टू लेट मी टेक यू वंस अगेन थ्रू द एफआर नवंबर 23 पेपर। किसी ने नहीं दिया नवंबर 23 का एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पेपर डिस्कस नहीं करना है, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस नहीं करना है, मुझे आपको ये बताना है कि इंस्टीट्यूट मार्किंग स्कीम में मार्क्स अलोकेट करता है तो कैसे करता है। मैंने इंस्टीट्यूट के कई सारे मटेरियल पढ़े, 10 दिन से काम कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। मैंने इंस्टीट्यूट ने रिसेंट में एक गाइडलाइन पब्लिश करी थी पेपर बनाने के लिए, पेपर सेट करने की, और उसके सजेस्टेड आंसर्स की मार्किंग कैसे होगी, उसको इसको इन सबको इंटरप्रेट करके फाइनली कुछ ये देखने में आया, जो भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, कि इंस्टीट्यूट हर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछता है डिस्कस करो या कंप्यूट करो अगर एफआर की बात करें, या अकाउंटिंग बताओ, प्रेजेंटेशन दो, डिस्क्लोजर दो। एक क्वेश्चन में हो सकता है वो मल्टीपल चीजें भी पूछे और हर चीज के मार्क्स बांट दिए जाते हैं। सिंपल टोटल 120 मार्क का नवंबर 23 के पेपर में इंस्टीट्यूट ने ऑलमोस्ट 50, और एग्जैक्ट मार्किंग देखिए, मार्किंग स्कीम में एग्जैक्ट ऐसा पता पड़ा है कि इसके 3.5 मार्क है, इसके 4.5 मार्क है, ये 1.5 1.5 1.5 1.5 1 ऐसा 49.5 मार्क्स प्योर अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन, जैसे प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या सेगमेंट रिपोर्ट का डिस्क्लोजर आपको देना है, या लेजर अकाउंट बनाओ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का, ऐसे इसके इतने मार्क्स है 49.5। कई बार आपके मन में ऐसे डाउट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन में क्या थ्योरी लिखना है या नहीं।
अगर आपके मन में डाउट आया ना, ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा दोस्तों इस एक वीडियो से। तो कई क्वेश्चंस में वो लोग सिर्फ बोलते हैं कंप्यूट करो, यानी उसमें कैलकुलेशन करके आपको देना है। 1 रुपए की थ्योरी मत लिखो आप कैसे कैलकुलेट किया, क्या किया, फिर भी मार्क्स है। पर कई क्वेश्चन में कंप्यूट एंड डिस्कस या विथ रीजनिंग कहते हैं, वहां पे आपको थ्योरी लिखना पड़ता है। ये कैसे पता पड़ता है किस क्वेश्चन में क्या है? ये सब क्वेश्चन में दिया है, और जैसा क्वेश्चन में दिया है वो रोबोट को वैसे ही फीड कर रखा है। रोबोट में बोलूं मतलब चेकर, और वो प्राइमरली प्योरली उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा। तो आ जाओ, मैं आपको पूरा एफआर का पेपर दिखाता हूं। पहला वाला क्वेश्चन कंसोलिडेशन का है, ये तो छोड़ ही दो, इसमें 8 स्टेप्स में उन्होंने मार्क बांट के दिए। क्वेश्चन में इतनी सारी गलती है, दिल दुखता है इसे देख के। सबसे बढ़िया, अगर अपने को शुरू करना है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का रिव्यू करवा दूंगा, बट लेट अस कम टू, और सब में एक एक क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो मैंने बाय एंड लार्ज एवरेज लर्निंग्स देखी, क्या स्टूडेंट ने गलतियां की, क्या अच्छी चीज़ें करी, कैसे उसको मार्क्स मिले, कैसे उनके मार्क्स कटे। आई ट्राई टू शेयर एवरीथिंग ऑफ दैट विथ यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये 5A वाला स्टॉक अप्रिसिएशन राइट वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। ये पूरे क्वेश्चन में पूरा नॉलेज दिया है। आप देखो आखिरी में क्या बोला है, कंप्यूट बाय फेयर वैल्यू मेथड स्टॉक अप्रिसिएशन राइट एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर। 4 फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको स्टॉक अप्रिसिएशन राइट का खर्चा निकालना। इसके इंस्टीट्यूट ने 3.5 मार्क दिए, और बाकायदा मार्किंग आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा 5A स्टेप 1 इतने मार्क्स, स्टेप 2 इतने मार्क्स। तो जिसके मैक्सिमम मार्क्स आए थे उससे मैंने इंटरप्रेट करके निकाला। इसमें सिर्फ कंप्यूटेशन है, क्या निकला, कैसे निकाला, क्या लॉजिक लगाया, लिखा किसी ने, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कंप्यूटेशन, यानी वो जो अपन एक टेबल बनाते हैं जिसमें हर साल की कॉस्ट निकालते हैं, वो सही है, मार्क्स मिल गए। सर इसमें अप्रोक्सीमेशन का इशू आया था, वो भी डिस्कस करूंगा क्या किया। ऑल्सो प्रोवाइड अ स्टॉक अप्रिसिएशन लेजर फ्रॉम इंसेप्शन टिल क्लोजर। ये जो टेबल में इंफॉर्मेशन आई थी, इसी को उठा के आपको लेजर बनाना था। ऐसा भी हुआ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ने लेजर नहीं बनाया, पूरा कैलकुलेशन कर दिया। आपको मालूम है ये लेजर के 3.5 मार्क थे। और फिर उसके बाद में डिस्कस वेदर दिस अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिन्होंने आंसर सही किया, उन स्टूडेंट्स ने लेजर बना दिया, ये सारी की सारी चीजें कर दी, और उसके बाद में जब बात आई डिस्कस वेदर द अकाउंट इज इन नेचर ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी, ये लाइन लिखना, इसका आंसर लिखना भूल गए, इसका 1 मार्क था। और लिखना सिर्फ क्या था कि क्योंकि स्टॉक अप्रिसिएशन राइट कैश आउटफ्लो, इट इज इन द नेचर ऑफ एन ऑब्लिगेशन नाउ एडेबल बाय द एंटिटी, हेंस इट इज अ लाइबिलिटी नॉट एन इक्विटी, इसका 1 मार्क। मेजॉरिटी स्टूडेंट जिन्होंने पूरा सही किया उनको 7 मिले, 8 नहीं मिले। 8 भी कईयों को मिले जिन्होंने सिर्फ ये 2 लाइन लिख दी आखिरी में। मजे की बात सुनना चाहोगे तो ये सुनो दोस्तों, ऐसे भी स्टूडेंट निकले जिनका पूरा आंसर गलत है, पर ये वाली लाइन सही थी तो उसका 1 मार्क मिल गया। तो इस पूरे क्वेश्चन को मैं पढ़ के क्या इंटरप्रेट कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन से ही मुझे समझ में आ गया कि इसमें 3 चीजें पूछी है, कंप्यूट करना है, लेजर बनाना है, और साथ ही साथ में मुझे क्या करना है, डिस्कस करना है। सर इसमें कौन सी नई बात है, तो पता ही है हमें। हो सकता है दोस्तों मैं जो आपको इस पूरे वीडियो में बात बताऊंगा, आपको कुछ बातें पता हो, कुछ नहीं पता हो। आप ऐसे ही इवैल्यूएट मत करो इसमें क्या नया है, आप ये देखो कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पता थी, आप उसे पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई करके नोट कर लीजिए, और उसे ध्यान रखिए अपने एग्जाम्स के लिए। कुछ के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, कुछ के लिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकती है। क्लास में पढ़ते समय अपन ध्यान देते हैं ये चीज़ पूछी है तो ये लिखना है, पर जब उसे अपन एग्जैक्टली देख रहे हैं कि अच्छा इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स, और ये गलत करके ये सही करके भी मार्क्स लिए जा सकते हैं, तो कैसे मैं एग्जाम में अपनी मार्किंग इंप्रूव कर सकता हूँ। तो दिस वाज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें राउंडिंग ऑफ में क्या किया था इंस्टीट्यूट ने, आई विल कम टू ऑल दैट, पर पहले मुझे सारे क्वेश्चन में ये बता देने दो कि आप क्वेश्चन जब पढ़ो एग्जाम में तो आपको थ्योरी लिखना है या नहीं, जर्नल एंट्री देना है या नहीं, नरेशन देना है या नहीं, कैलकुलेशन बताने हैं या नहीं, लेजर बनेगा, ये सब कैसे आप क्वेश्चन में जो लिखा है उससे ही देख सकते हो। क्यों? चेकर रोबोट है, उसको फीड कर रखा है, उसको उसके बाहर कुछ समझ नहीं आएगा। तो फीड कैसे किया जाता है? ये CSR का क्वेश्चन था सेक्शन 135 का। सबसे पहले इसमें बोला डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन। 8 मार्क का क्वेश्चन था, और इसमें 4 केसेस दिए हुए थे। हर केस का आपको प्रोविजन लिखना था, और उसका प्रोविजन के बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन निकाल के कंक्लूजन देना था। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड अबाउट प्रोविजन कंक्लूजन सही निकाला उनको 1.5 मार्क दे दिया। इसमें जो सबसे बड़ी गलती हुई जिसके कारण स्टूडेंट को इन जनरल 6 मार्क्स से ऊपर नहीं दिया, वो था आखिरी में पूछा गया डिस्क्लोजर। ये जो डिस्क्लोजर पूछा गया ये कई स्टूडेंट ने नहीं दिया, इसके 1 मार्क डेफिनेटली कट गए।
क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन में अपन ने प्रोविजन लिखा, आखिरी में शायद मिस कर गए, डिस्क्लोजर मांगा है, देना भूल गए, जिसने लिखा उसको 1 मार्क इसके और मिल गए। बाकी प्रेजेंटेशन के ऊपर तो जितनी जगह भी डिस्कस आया ना क्वेश्चन में, इंस्टीट्यूट ने आप ये समझ लो चेकर के डिस्क्रिशन पे 1 से 2 मार्क रखे। 8 मार्क के क्वेश्चन में 2 मार्क चेकर के या 1 मार्क चेकर के डिस्क्रिशन पे, उसको लग रहा है ओवरऑल प्रेजेंटेशन ये वो बेहतर है, उसने दिया, नहीं तो नहीं दिया। हालांकि ये लीनियंट चेकिंग नहीं हुई थी एफआर के पेपर की, ध्यान रखना हर मार्किंग स्कीम हर अटेम्प्ट में चेंज होती है। हम इवैल्यूएट करते हैं आज से 2-1 साल पहले जब मैंने स्टडी किया था तब में और अभी की मार्किंग स्कीम में इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफरेंस है, आगे फिर हो सकता है। कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहती है, अपन उस पर फोकस करेंगे, कुछ अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट चेंज हो सकता है अगली बार लीनियंट मार्किंग करना हो तो बोले कि बस इतना भी सही है तो 2 में से 2 दे दो, जहाँ टफ मार्किंग करना है वो बोलेंगे 1.5 दो, और फिर अगर पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन रेफरेंस टू द एक्ट वो सब सही है तो फिर पूरे 2 देना। तो उस सेंस में वो गाइडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अगले क्वेश्चन में क्या था, 115 का क्वेश्चन था प्रिंसिपल ओरिजिन। पूरी कहानी दी है, फैक्ट्स दिया है, क्वेश्चन में पूछा आखिरी में यहां से है, डिस्कस वेदर XYZ इज अ प्रिंसिपल और एजेंट, खत्म। तो एक और क्वेश्चन जिसमें डिस्कशन। तो इस बार क्या हुआ, पेपर में डिस्कस वाले बहुत क्वेश्चंस आए, क्या हर बार आते हैं, इस बार थोड़े ज्यादा है। इसमें क्या लिखना था, प्रिंसिपल और एजेंट में क्या डिफरेंस होता है, 3 इंडिकेटर्स जिससे आप पता करते हो प्रिंसिपल एजेंट है, इस केस में वो इंडिकेटर सेटिस्फाई हो रहे हैं, उस कारण से ये प्रिंसिपल। मेजॉरिटी केसेस में जिन्होंने सही आंसर लिखा 6 में से 4 दिए इंस्टीट्यूट। 3 इंडिकेटर के 3 मार्क, प्रिंसिपल और एजेंट है या नहीं है वो चीज़ आपने, दोनों में क्या डिफरेंस होता है 1 मार्क उसका, कंक्लूजन जो आपने दिया उस कंक्लूजन का 1 मार्क, और एक कंट्रोल के बारे में लिखना थी उसका 1 मार्क। मेजॉरिटी स्टूडेंट ने इनमें से कुछ चीज़ें लिखी नहीं लिखी उसके बेसिस पे उनको मार्क्स मिले। बट ये ज़रूर है कि अगर किसी ने 3 इंडिकेटर में एक इंडिकेटर पूरी तरह से गलत लिखा और 2 सही लिखे तो भी उसको मार्क्स मिले। किसी का कंक्लूजन गलत है पर इंडिकेटर सही है तो भी मार्क्स मिले, किसी ने कंक्लूजन सही लिखा और इंडिकेटर वगैरह सब गलत है तो भी मार्क्स मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया 1-1 मार्क कैसे एलोकेट किया, उसमें उन्होंने रोबोट है वो, उसने क्या बोला, अच्छा ये सही है इसका मार्क दे दो, ये सब गलत है इसका दे दो, यानी कोई कोरिलेशन नहीं है पूरे में, शुरू से लेके आखिरी तक सब आंसर गलत चल रहा है, पर आखिरी में लिख दिया फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन दिस इज अ प्रिंसिपल, पॉसिबली स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स फॉर। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में इनकेस अगर आप कहीं अटक जाओ तो ऐसे क्वेश्चन में, इफ यू आर श्योर अबाउट द कंक्लूजन बट नॉट रियली वेरी श्योर अबाउट ऑल द प्रोविजन, यू शुड स्टिल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्यों, मैं ये नहीं बोल रहा अपन तैयारी तो पूरी करते हैं, पर एग्जाम में जरूरत पड़ती है दोस्तों, हथकंडे सारे होना चाहिए। जंग में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस मशीन गन ले ली तो वही लेके जाएंगे, साथ में चाकू भी रखेंगे, कुछ हमारे छुपाए हुए हथियार भी होंगे, सब होंगे, कब किसकी क्या जरूरत पड़ जाए पता नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो बेहतरीन है दोस्तों, इसमें स्टूडेंट्स ने तो क्या खेला है। 115 का क्वेश्चन था, कंपैरेटिवली लेस डास्ट कॉन्सेप्ट है कि कौन सी कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगी। 6 मार्क का क्वेश्चन और 6 केसेस, हर केस का सही आंसर देने पे 1 मार्क। मजे की बात सुनो, कुछ कॉपीज मैंने देखी जिसमें स्टूडेंट ने सिर्फ इतना लिखा, यस विल बी इंक्लूडेड, 6 के 6 में, और लकीली 4 सही बैठ गए और उसको 4 मार्क मिल गए। सर मजाक कर रहे हो, फैक्ट है, रोबोट है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन की तो सबसे बड़ी लर्निंग है। इसमें देखो सबसे पहले पूछा क्या, हर क्वेश्चन में ध्यान दो, पूछा क्या, वेदर फॉलोइंग एक्सपेंस शैल पार्ट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, गिव रीजंस। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट के 6 मार्क्स मिलेंगे, और मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप ये लिखोगे कि ए वो शामिल होगा या नहीं, बी आपको रीजन देना पड़ेगा। अब अगर मैं लिखता हूं एज पर इंड AS 115 प्रोविजंस और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड directly attributable to the cost of the contract are added to the cost or based on this, yes ये मैंने आंसर लिख दिया। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक रीजनिंग देके आंसर मेरे सही हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे मार्क्स मिल रहे हैं। रीजन पूछा है तो आपको क्या लिखना है, आंसर और रीजन, इन दोनों को सही लिखने पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट ने सिंपल यस नो और एक लाइन उसके ऊपर लिख दी, उसके बेसिस पे उसको आंसर के मार्क्स मिल गए। सम स्टूडेंट्स डिड नॉट अटेम्प्ट ऑल द 6 केसेस। कुछ स्टूडेंट जिन्होंने सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, शायद वो सिर्फ इतना भी लिख देते तो उसके 2-1 मार्क मिल जाते। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ यस लिख दोगे, रीजंस नहीं लिखोगे तो कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, बट ऐसा हुआ है, सिंपल 1 लाइन लिखी स्टूडेंट ने, मार्क्स मिल गए। देख के समझ में आ रहा है यार, इसको तो आ तो नहीं रहा है, सब में एक जैसा आंसर लिख रहा है, 6 के 6 में यस इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ दिस, फिर भी
उसको मार्क्स 4 के सही बैठे मिल गए, 2 के नहीं मिले। सर ये क्या बता रहे हो आप, क्या सिखा रहे हो? मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा चेकिंग हुआ है, अपन रोबोट को समझ रहे हैं बस, वो जो चेक कर रहा है। अपन पढ़ने के लिए ये तरीके नहीं अपना रहे हैं, अपन सब पढ़ने के बाद अपनी एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए तरीके समझ रहे हैं। अगला ये वाले क्वेश्चन में आई हैव स्पोकन टू द इंस्टीट्यूट ऑन दिस क्वेश्चन, हालांकि एजुकेशन मटेरियल इंडिया 116 का क्वेश्चन है। 8 मार्क का क्वेश्चन था, 2-2 मार्क की 4 चीजें पूछिए। एनालाइज द अबव एंड आइडेंटिफाई लीस्ट कंपोनेंट एंड नॉन लीस्ट कंपोनेंट। इस पूरे क्वेश्चन में साफ दिया हुआ था कि भैया ये लीज है, ऐसा माना गया। इसमें लीज कंपोनेंट क्या था, तो जो आप असेट ले रहे हो वो लीज कंपोनेंट है, जो मैन्युफैक्चर करा रहे हो वो नॉन लीज है। उसको एनालाइज करना था आपको। एनालाइज का मतलब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस करके देना है। पूरा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, पर लैंग्वेज से ये तो समझ में आ रहा है लीज नॉन लीज कंपोनेंट क्या है। अगर आपने इस पहली चीज का आंसर दिया, उसके बेसिस पे भी आपको 8 में से 2 मार्क में से मार्क्स मिले। आगे कंप्यूट है रिकॉग्निशन ट्रीटमेंट है, तो इसमें कैलकुलेशन करना था आपको लीज नॉन लीज का, इसमें कैलकुलेशन करना था, टेबल बनाना था, और इसके आखिरी वाले केस में आपको रिकॉग्निशन बताना था, ट्रीटमेंट बताना था, यानी पूरी अकाउंटिंग क्या होगी वो बतानी थी। तो ये पूरा अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन था। इसमें पहले वाले पार्ट में रीजनिंग थी, बाकी तीनों पार्ट में कोई रीजनिंग नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन देना उसके मार्क्स। हालांकि आई कुडंट फाइंड एनी स्टूडेंट हु स्कोर्ड 100% मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखो, इंडेस 105 नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैसे मार्किंग स्कीम है। इन्होंने ये पर्टिकुलर कैरिंग अमाउंट दे दिया, बिफोर हेल्ड फॉर सेल के इनके एज पर रिस्पेक्टिव इंडेस कैरिंग अमाउंट दे दिए, और फिर बोला हेल्ड फॉर सेल है तो ये इसकी नेट फेयर वैल्यू है। पूछा क्या क्या, स्टेट एज पर एप्लीकेबल इंडेस, तो इंडेस का नाम नहीं दिया, आपको रेफरेंस में देना था। हाउ एंड व्हाट अमाउंट ऑफ लॉस शुड हाइड्रा लिमिटेड रिकॉग्नाइज फॉर डिस्पोजल ग्रुप बिफोर क्लासिफाइंग इट एज हेल्ड फॉर सेल। तो ये और ये कंपेयर करके लॉस निकालना था। निकाल के सिर्फ ये नहीं निकालना था कि ये लॉस होगा, ये भी बताना था कि कौन सा लॉस कितना अलोकेट होगा, थ्योरी लिखनी थी। ये जो पिंक से मैंने अंडरलाइन किया, इसी का 3 मार्क था 8 में से। सेकेंड, ऑल्सो कंप्यूट इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, इसके 2 मार्क थे, जिसमें आपने ये कैलकुलेशन करने के बाद 65 लाख से कंपेयर करके इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट सही निकाल दिया, उसके 2 मार्क। एंड थर्ड, हाउ इट शुड बी अलोकेटेड टू हाइड्रा लिमिटेड, तो उसमें अलोकेशन बताना था कि गुडविल में बचे हुए 2 में इस लॉजिक पे से अलोकेट किया जाएगा विथ थ्योरी। क्योंकि यहाँ हाउ विथ रीजन जैसी चीज है, तो यहाँ पे थ्योरी एक्सपेक्टेड थी, उसके मार्क्स थे। ये 3 पार्ट में डिवाइड करके 8 मार्क हो गए। तीनों चीजें आप अगर दिमाग में रखोगे, मुझे सब देना है वहां पे, तो आपको वैसे मार्क्स इकट्ठे होते जाएंगे। ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 मार्क के लिए लेंदी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वापस से इंडेस 21 का फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड क्वेश्चन था, इंटर कंपनी ट्रांसफर थे, उससे अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने का। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में आखिरी में क्या पूछा है, प्रोवाइड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन लिमिटेड एंड एंज लिमिटेड ऑन ट्रांजैक्शन डेट एज वेल एज 31 मार्च। 2 दिन की एंट्री 2 कंपनी की बुक्स में, उन जर्नल एंट्री की 4 एंट्री के 4 मार्क्स, खत्म। मैं आपके साथ जो सोल्यूशन शेयर किया आइडियल शीट में, उसमें देखना उस स्टूडेंट ने एक लाइन का एक्सप्लेनेशन नहीं डाला है कि इंडेस 21 क्या फंडा कहता है, और उसको 4 में से 4 मिला है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में स्टूडेंट में कई स्टूडेंट ने 14 on 14 स्कोर किया। क्वेश्चन था कंपल्सरली कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 14 मार्क्स का अलोकेशन कैसे किया। पहला, कंप्यूट द लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट। आप सबसे पहले वही करोगे, टेबल बनाओगे। कोई रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये क्यों किया, क्या, सिर्फ आपने टेबल बनाया, कंप्यूटेशन का मार्क्स 3 मार्क। प्रोवाइड द लाइबिलिटी लेजर फॉर वेरियस ईयर्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। वो पूरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के 5 मार्क्स। क्योंकि यहां पे लेजर मांगा था, तो टेबल के साथ आपको लेजर बनाना पड़ेगा, बिना टेबल के लेजर बनेगा नहीं, तो उन्होंने अलोकेट किया टेबल के 3 मार्क्स और लेजर के 2 मार्क्स रखे। तो एक तरह से टेबल क्या हो गया, इसका वर्किंग नोट हो गया। एंड पास नेसेसरी अकाउंटिंग फॉर द होल पीरियड, तो लेजर के बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग बननी है, इसके 6 मार्क थे। नरेशन नहीं लिखा तो भी पूरे मार्क्स दिए। इस बार ऐसा हुआ, अगली बार ऐसा हो नहीं हो पता नहीं है, तो 2-2, 3-3 लाइन के नरेशन भी, 2-2, 3-3 वर्ड के नरेशन कई स्टूडेंट ने लिखे। मैंने इतनी सारी कॉपी में एक ही कॉपी देखी जिसे 14 on 14 मिला, पर उसने 1 रुपए का नरेशन नहीं लिखा था, कुछ नरेशन नहीं लिखा, पूरे मार्क्स मिले। डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसमें गलती क्या करी स्टूडेंट ने, 4000 का कुछ राउंडिंग ऑफ आ रहा था इसमें लास्ट ईयर में,
एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने राउंडिंग ऑफ लास्ट ईयर के ब्याज में से एडजस्ट नहीं किया। वो एक्सट्रैक्ट बताता हूं आपको मैं। देखिए व्हाट ही डिड इज, लास्ट ईयर में 4000 का राउंडिंग ऑफ था, तो ये इंटरेस्ट में से 4000 रुपीज कम करने थे, उसने नहीं किया। तो इधर 6 लाख का बैलेंस आ रहा था, इसका टोटल 6 लाख नहीं हो रहा था। कुछ चारे के सारे जो भी अमाउंट है उतने का डिफरेंस, 4000 कुछ चिल्लर का डिफरेंस आ रहा था। आइडियली आपको ये इंटरेस्ट उतने रुपए से कम करके ये लेजर को बैलेंस करना था, इसी कोई बड़ी गलती नहीं है। सिर्फ इसके कारण उसके 3 मार्क कट गए इस पूरे क्वेश्चन। सिर्फ उसने क्या किया, सब कैलकुलेशन सही किया, आखिरी साल में ब्याज कम नहीं किया, 3 मार्क खा गया उसका। इतनी सी चीज के लिए पूरे क्वेश्चन में सब सही, सिर्फ 3 मार्क, इस एक गलती। राउंडिंग ऑफ करना है आपको लास्ट ईयर में क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, उसके गए 3 मार्क उधर। दूसरा इसमें क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट ने कंपल्सरली कन्वर्टेबल होने के बावजूद भी प्रिंसिपल अमाउंट को फाइनेंशियल लाइबिलिटी में शामिल कर दिया। अब ये तो बड़ी गलती है, और आपको मालूम है इस एक बड़ी गलती से क्या इंपैक्ट हुआ। गलती सिर्फ एक हुई, ये स्टूडेंट ने आखिरी में फाइनेंशियल लाइबिलिटी में प्रिंसिपल ले लिया, इससे इसका लाइबिलिटी इक्विटी कंपोनेंट खत्म हो गया। इसके 9.5 मार्क कट गए 14 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसने सब स्टेप लॉजिकली सब सही निकाले, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन गलत। इन 14 मार्क्स क्वेश्चन ही लॉस्ट हाउ मच, 9.5 मार्क्स। यानी दोस्तों एक चीज समझ लो, एक गलती से जितनी चेन एरर्स होंगी सबके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो रोबोट है, उसको बोल रखा है देख ये सही हुआ इसके ये मार के, लेजर ये सही हुआ ये इसके मार के। तेरे फिगर गलत आते जाए, भले ही एक ही कारण से गलत आ रहे, वो सबके मार्क्स काटेगा, उसके मार्क्स काटे। तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन ये प्योर थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें तो दोस्तों आपको मैं कहना नॉर्मली थ्योरी है कि इसको क्या याद होगी, कॉस्ट कंस्ट्रेंट, कैरेक्टरिस्टिक। ज्यादातर ने सेकंड वाला पार्ट लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, 11वीं 12वीं से पढ़ रहे, याद तो कुछ है नहीं फाइनल में। भाई से क्या देखो आंसर लिखा, 2-3 पेज के आंसर लिखे बच्चों ने, उनको 2 मार्क 3 मार्क मिले, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे सिर्फ किसके हैं, वो 6 पॉइंट है गुड कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो 6 पॉइंट लिखे, मार्क्स मिल गए। देखो क्या लिखा, फुल्ली डिस्क्लोज गलत था, करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर दिया उसने, रीजनेबल ट्रू डेटा गलत, एरर फ्री वो करेक्ट कर दिया। इसको भाई को देखो कितने 2 मार्क मिल गए 6 मार्क के क्वेश्चन ने, क्या मेहनत करी इसने, कुछ भी नहीं, जादू। तो ये हमें पता कैसे पड़ेगा सर एग्जाम में, ये जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें इंस्टीट्यूट इतना ही एक्सपेक्ट करता है, इससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं। स्टॉक अप्रिसिएशन राइट मैंने आपको पूरा बताया कैसे करना है। अब इसमें क्या हुआ, अप्रोक्सीमेशन था, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टाफ का इशू था। कैलकुलेशन ऐसा करना था कि पहले साल में जो छोड़ गए वो बचे हुए पे -2% करना। एग्जैक्ट आ रहा था 489.3940 कुछ। इंस्टीट्यूट ने 489 जिसने लिया उसका भी आंसर सही किया, जिसने 489.4 लिया उसका भी आंसर सही किया, जिसने 490 लिया उसका भी आंसर सही किया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक गाइडेंस दी है कि भाई अगर राउंडिंग ऑफ में नंबर ऑफ एम्प्लॉय राउंडेड ऑफ है टू लोअर डिजिट, हायर डिजिट, इक्वल डिजिट, हर केस में मार्क्स दिए। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, पर इस बार उन्होंने ऐसा किया, देव गिवन दैट, क्योंकि क्वेश्चन में तो एम्बिग्विटी थी थोड़ी सी, वो एक अलग बात है। ये दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन वेयर मेजॉरिटी स्टूडेंट डिडंट स्कोर एट ऑल। ऑपरेटिंग सेगमेंट है, न जाने क्यों सी कैटेगरी मानते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप देखोगे तो पिछले 8 अटेम्प्ट में से 5 बार पूछा। और इस मालूम है इसमें स्मार्ट स्टूडेंट ने क्या किया, जिनको नहीं समझ में आया, जो यहाँ लिखा हुआ है ना सेम टू सेम वैसे का वैसा लिख के आ गए। बस उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन अलग से बता दिया, किसका रिकन्सिलिएशन, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया सेल टू एमडी, अदर सेल, एक्सपोर्ट सेल, सब लिख दिया, और बाद में उन्होंने नेट माइनस कर दिया इंटर सेगमेंट ट्रांसफर सेल्स, और फिर टोटल आ गया सेल्स का। वैसे ही फिर प्रॉफिट, ये जितनी कॉस्ट वॉस्ट लिखी है सब ऐसा कर दिया, एचओ का कॉलम अलग बना के टोटल लगा दिया। उनको 8 में से 6 मार्क मिल गया मालूम है। सिर्फ उन्होंने ये जो लिखा है बस उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट कर दिया, एक इंटर कंपनी ट्रांसफर का अलग से एडजस्टमेंट किया, उसके मार्क्स मिल, बस कॉलमनर प्रेजेंटेशन दिया। और बाकी जिसने नहीं किया या कैलकुलेशन एरर ज़्यादा दिमाग लगा के किया, छोड़ दिया, मार्क्स कम हो गए। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स इसमें रिक्वायर्ड थे, सेगमेंट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड थे, मेजॉरिटी स्टूडेंट ने वो नहीं दिए, तो इसमें एवरेज जिन लोगों ने पूरा सही भी किया उनको 6 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिले, बट दैट्स अ डिसेंट मार्क। पूछा क्या था, प्रिपेयर, तो बस 108 के हिसाब से प्रिपेयर करना। कई स्टूडेंट ने इसमें यह भी लिखा रिपोर्टेबल सेगमेंट निकाला,
जिसके कोई मार्क्स नहीं मिले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही नहीं रिपोर्टेबल है, बस बोला है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करो। हालांकि इसमें सारे रिपोर्टेबल थे तो शायद उसके मार्क्स नहीं रहे, तो सेफर साइड में निकाल दिया, तो बुरा नहीं किया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था आपका मात्र 4 मार्क के लिए। पूछा क्या है ये देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ऑल्सो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन। तो आपको पहले क्या निकालना है, वैल्यू इंटेंजिबल एसेट की। इन 3 सालों में इसके 1-1 मार्क दे दिया, और ये डिस्कस रिवैल्यूएशन गेन, इस पे आपको रिवैल्यूएशन का अमाउंट सही निकला है तो एक लाइन में बताना था कि कहाँ जाएगा ओसीआई में, पीओरएल में, उसकी एक लाइन के 1 मार्क्स। अगला 6 क्वेश्चन, 5-5 मार्क वाले 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि सब्सिडरी पहले कंसोलिडेट नहीं हो रही थी, इसके ज़माने में फर्स्ट टाइम अडॉप्शन हुआ, अब कैसे करेंगे। हाउ शुड 101 के अनुसार ऐसी सब्सिडरी क्योंकि पहले कंसोलिडेट नहीं हुई, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा आपको, कंसोलिडेट उसके एसएफएस के बेसिस पे करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ बेसिस आंसर दिया, बेसिक आंसर भी दिया है तो 3 मार्क मिल गए। अगर आपका कंक्लूजन सही है विद बेसिक रेफरेंस तो भी मिल गए। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन से दिया तो ज़्यादा, स्टूडेंट ज़्यादा बहुत कुछ स्कोर नहीं कर पाए। ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट, 1 रुपए की थ्योरी नहीं, कुछ नहीं, कैलकुलेशन किया आपने, मार्क्स आपके फिगर्स बता दिए क्या क्या। तो इन्होंने पूछा है लोन की बुक वैल्यू और एडिशनल अमाउंट कितना देना पड़े, ये 2 चीज़ आपने बता दी, 5 में से 5 स्टूडेंट्स को मिले इसमें। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट, कोई थ्योरी नहीं, लॉजिक नहीं, कंपोनेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन था, क्या होता है कैसी होती है, बस 2 कैलकुलेशन दिए, 5 मार्क मिल गए। लास्ट वाला तो क्वेश्चन ही इंस्टीट्यूट ने फिर गड़बड़ करी, एएस बेस्ड क्वेश्चन है ये देखो, फॉल इन टेम्पररी फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऐसा एएस 13 में होता था, उन्होंने उठा के इंडेस में डाल दिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एज सच मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विच आई सो कुड नॉट स्कोर मच। क्या पूछा था इसमें, डिस्कस, यानी डिस्कशन था इसमें, आपको पर्टिकुलरली इंडेस 8 बट नॉट जस्ट इंडेस 8 के बेसिस पे इन सब में डिस्कस करना था, चेंज इन पॉलिसी है या एस्टिमेट है, प्लस प्रॉफिट दिए थे उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, पॉसिबली एक आध मार्क उसका रहा होगा। तो इन सब से फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये है दोस्तों, कितना मीनिंगफुल है, यूजफुल है ये नहीं पता, बट अब आप शायद इससे थोड़े सेंसिटिवाइज हो जाएंगे कि पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पूछी, उन सबके लिखने के मार्क्स से कुछ छूट गया था, छूट गया। नरेशन मांगा नहीं तो मार्क्स नहीं। हैंड राइटिंग तो दोस्तों मैंने ऐसी देखी है कि ये पढ़ ही नहीं पाओ आप, उसके बावजूद भी उसके पूरे मार्क्स मिले। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर एरर्स, इन सब से कोई लेना देना नहीं, जब तक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन नहीं आता ये सब मायने नहीं रखते, तभी तो लड़के टॉप कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ से करेंगे। कॉस्मेटिक कोई मैटर नहीं किया एटलीस्ट इस पेपर में। तो डिस्कस वाले में हो सकता है जहाँ पे एक मार्जिन ऑफ एरर चेकर के लिए दिया था, बेहतर प्रेजेंटेशन होता तो वो शायद एक आध मार्क ज़्यादा दे देता, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ द एफर्ट। राउंडिंग ऑफ मैंने आपको दोनों समझाया, एम्प्लॉइज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या आया, जहाँ जहाँ डिस्कस आया क्वेश्चन का, राइट ऑल करेक्ट पॉइंट्स, एड सेवरल इनकरेक्ट पॉइंट्स। अगर आपने सही सारे लिख दिए और कुछ गलत भी लिख दिए तो सिर्फ जो सही लिखे हैं उसके मार्क्स मिलेंगे, पर इनकरेक्ट के कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इंप्रेशन खराब होगा वो अलग बात है, पर मार्क्स नहीं कटने वाले। ऑल्टरनेटिव मार्क्स, अगर कहीं ऑल्टरनेटिव आंसर्स लिखे हैं उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया, सही है उसको टिक कर दिया, गलत को कट कर दिया बस। तो क्या मैं ये अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ, आई डोंट नो, पर हुआ है ऐसा। अगर कंक्लूजन सही है पर रीजनिंग गलत है तो भी आपको मार्क्स मिले, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क। तो इसका मतलब नहीं भी आ रहा है तो कंक्लूजन श्योर है, रीजनिंग नहीं पता पड़ रही, प्रिंसिपल एजेंट वाला, तो आप लिख के आओ, मार्क्स मिलेंगे। चेन एरर से मल्टीपल मार्क्स डिडक्ट हुए, मैंने बताया आपको, कंपल्सरली कन्वर्टेबल। मेरे हिसाब से मेरा एक कंक्लूजन है दोस्तों कि अगर आपके पास समय है तो आपको क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। समय अगर आखिरी में जो शॉर्ट है पहले कर लो, आखिरी में समय कम बचा है तो जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें जितना पार्ट शॉर्ट आता है उतना आप आंसर लिख कर आ जाइए, आपको उसके मार्क्स मिल। वो देखा ना आपने कैसे, वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मन से लिखी हुई 4 में 2 सही बैठी, मार्क्स मिल रहे। लक है बट ठीक है। कुछ सिली एक्ट्स जो प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं लिखते ना, उन्होंने ऐसी ऐसी गलती कर दी, सेगमेंट रिपोर्ट में प्रॉफिट आया, फिर उसके बाद कॉस्ट आई, टोटल में प्रॉफिट और कॉस्ट का टोटल लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया, 2C जो नहीं था जिसमें 6 चीज़ें थी, कॉस्ट में क्या शामिल होगा नहीं होगा, वो अटेम्प्ट नहीं आ रहा था, तो जबकि सिर्फ यस नो लिखते तो भी शायद मार्क्स मिलते। कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पहले ट्राई करना है, ऐसे पेपर में गलत रहा मेरे हिसाब से, करने के बाद समझ में आता है, पर ये सीख है हमारे अटेम्प्ट के लिए, आगे के लिए नहीं करना है ऐसा। इसका मतलब अगली बार तो मैं पहला क्वेश्चन पहले करूंगा ही नहीं, ये सब गलत भ्रांतियां हैं दोस्तों, ऐसा नहीं, पेपर हर अलग होता है, पेपर के हिसाब से डिसीजन लेना। टू मच थ्योरी रिटन इन थ्योरी क्वेश्चंस इज नॉट अ गुड है। बेवजह आप समय खराब करोगे, बाद में समय कम पड़ेगा। थ्योरी का एक लिमिटेड कंटेंट आपका काम का मिल जाए, मार्क्स मिल जाते, फिर आप कितना एक्स्ट्रा ज्ञान एग्जाम्पल जो ज़रूरी नहीं है, नहीं पूछा है कोई ज़रूरत नहीं,
बच्चों ने इंडेक्स 21 वाले क्वेश्चन में भी थ्योरी लिखी, लॉजिक लिखे हैं, उसके कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे बस जर्नल एंट्री दो, तो बस वही देना है। चलिए सारे पार्ट अटेम्प्ट नहीं किए, जैसे स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में लाइबिलिटी और इक्विटी वाला एक एक्सप्लेनेशन 2 लाइन का नहीं लिखा, मार्क्स कट गए। यस नो से आंसर दिए, सेगमेंट रिपोर्ट में रेप्लिकेट कर दिया, मार्क्स मिल। तो इसके बेसिस पे दोस्तों व्हाट आई हैव डन इज आई हैव शेयर्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज फीडबैक विथ यू। आप एक बार इसे गो थ्रू करना पूरा, टेलीग्राम में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें हर क्वेश्चन में किस लेवल का ये क्वेश्चन था, क्या मार्क्स थे इसके, और कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एवरेज क्या मार्क्स डिडक्ट किए हैं, मेरे हिसाब से आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था, और ये क्वेश्चन किस तरह का था, इसमें क्या पूछा था, डिस्कस था, कंप्यूट था, अकाउंट फॉर था, क्या था। और आगे से जब भी आप पढ़ाई करो, नॉट जस्ट इन दी एग्जाम्स, अभी से ही जब आप पढ़ाई करो क्वेश्चन में, तो फोकस करो, अच्छा ये चीज़ें पूछी है, उन सारी चीज़ों के ऊपर जवाब दीजिए। बताइएगा दोस्तों कि आपको लगता है ये यूजफुल था डिस्कशन, और इंडिविजुअल फीडबैक इन सारे स्टूडेंट्स को मैं दूंगा। कई सारी कॉपीज उसके बाद आई, ऑब्वियसली मैं उनको रिव्यू नहीं कर पाया हूँ। आई ट्राई टाइम परमिट्स एट अ लेटर स्टेज, बट आई थिंक इससे ही आपको मोर और लेस एक फीडबैक मिल जाएगा जो आपके काम आ जाएगा। इंडिविजुअल फीडबैक्स कल आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, इंडिविजुअल आपके व्हाट्सएप के ऊपर, बट दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव फाउंड आउट ऑफ चेकिंग ऑल दीज कॉपीज, and you can see the answer sheet which I have prepared, the ideal answer sheet. I'm sharing all of that on the Telegram channel. I'm sharing these extract from the student copies because I told you earlier कि आप share करोगे तो मैं share करूँगा with the students for their own benefit, so that is why I'm sharing. ऐसे भी उसमें किसी student का कोई नाम वाम नहीं है। Thank you.